नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में इस वक्त कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में आपकी सावधानी और सतर्कता ही आपको कोरोना महामारी से बचा सकती है। इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि आप लोग कोरोना महामारी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर कोरोना महामारी को लेकर कई तरह की भ्रामक वीडियो और कंटेंट डाला जा रहा है, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। ऐसे वीडियो और कंटेंट पर आप जरा भी ध्यान न दें। आपसे गुजारिश है कि केवल सरकार के नियमों और दिए गए नंबर पर ही मदद मांगें। साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने घरों में किसी भी दवा को खरीद कर ना रखें। केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवा खरीदें, क्योंकि इस महामारी में आपका जीवन अनमोल है। इसलिए आप खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करें। आज बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आप कोरोना महामारी से कैसे बचें और लोग संक्रमित हैं उनको क्या करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप किससे संपर्क कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये जानकारी भी आपको बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से। शनिवार और रविवार को तालाबंदी उत्तर प्रदेश में रहेगी। शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड जहां पर 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू है। नाइट कर्फ्यू की रात 8 से सुबह 7 बजे तक ये जारी रहेगा। इसके साथ ही जो जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको बाहर निकलने की यानी कि आवाजाही की छूट मिलेगी। वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी आवाजाही की छूट रहेगी। तो कुछ गाइडलाइन है इस लॉकडाउन की भी, उनका पालन करना होगा। जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन लोगों को ही आने जाने की छूट रहेगी। बाकी लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी रविवार को जब लॉकडाउन हुआ था तब पूरे प्रदेश को सैनिटाइज करवाया गया था ताकि संक्रमण को हम मार सकें, संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकें। तो लगातार ये कदम उठा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां तक जरूरी हो आप बाहर ना निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं। इसके साथ ही घर से निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क लगाना। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जाए। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। तो ये सीएम की अपील है। ग्राफिक के जरिए वो बातें हम आपको बता रही हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। तो जरूरी अगर काम आपको है तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, वरना घर के अंदर ही रहें। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इन तमाम नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ये जो दूसरी वेव कोरोना की आई है और भी ज्यादा घातक रूप में है। इस बार किस तरह से स्थितियां बिगड़ रही हैं ये सबके सामने है। तो जाहिर तौर पर आपको खुद का ख्याल, अपने परिवार का ख्याल स्वयं रखना है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है। और अगर आपको लक्षण हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम है कोरोना के, तो आप डॉक्टर से सलाह लें और जांच करवाएं। दवाओं का भंडारण अपने घर पर ना करें। यह साफ तौर पर कहा गया है सरकार की ओर से कि आप दवाओं को खरीदकर खुद ना खाएं, बल्कि डॉक्टर से सलाह लें और सिर्फ उतनी ही दवा खरीदें जितनी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये तमाम बातों का ध्यान रखना है। और खास तौर पर सोशल मीडिया पर काफी सारी भ्रामक जानकारियां, वीडियोस, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे बचकर रहना है। किसी भी तरह से आप अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई भी जरूरत महसूस करते हैं तो जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं स्वास्थ्य महकमे के, सरकार के या संबंधित विभाग के, तो आप उन पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, कोई भी मदद ले सकते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। और इस कोरोना महामारी से सबको मिलकर लड़ना है। वैक्सीनेशन भी हो रहा है और अब बड़ी बात यह भी है कि 18 साल से ऊपर के यानी कि नौजवानों को भी अब वैक्सीन लगेगी। 1 मई से ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें लगातार की जा रही हैं। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है सतर्क रहना, सावधान रहना और अपना बेहद ख्याल रखना। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है और इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए
गाइडलाइन का पालन करना है। तो मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। इसी मुद्दे पर आज उनके साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे तमाम बातों को। सीधा परिचय आपका खास मेहमानों के साथ में करा दूं। मेरे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साइबर एक्सपर्ट हैं राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा। नवलकांत सिन्हा जी, आपका स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं सूर्या मैथल। सूर्या मैथल जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले सूर्या मैथल जी, आप ही से शुरुआत करूंगा बड़ी बहस की। उत्तर प्रदेश में संक्रमण तो बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री ने भी तमाम गाइडलाइन का पालन करने के लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की जानकारियां, कई तरह के वीडियोस और कई तरह की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का जब डर लोगों को लगता है तो पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। किस तरह से तैयारियां स्वास्थ्य महकमे की चल रही हैं और जो मजदूर हैं उनके पलायन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि मजदूरों को सही सलामत घर पहुंचाना है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चेन को हमें तोड़ना है। ऐसा ना हो कि हम भीड़ इकट्ठा करें और संक्रमण और ज्यादा फैले। सूर्य जी, सरकार जो है प्रदेश की वो पूरी तरह से इस विषय पे कार्य कर रही है कि किस प्रकार से तो हम चेन को तोड़े। साथ इस विषय पे कार्य कर रही है कि किस प्रकार से तो हम चेन को तोड़े, साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हम उसको पूर्णतः निर्वहन करें। कुछ चुनौतियां आ रही हैं और चुनौतियां इसलिए आ रही हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थी वो 10,000 लोगों के लिए है और उस पर प्रेशर पड़ रहा है सीधा 50,000 लोगों का। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएं ना मिले, ऐसा ना हो। इसी परिप्रेक्ष्य में हर जिले के अंदर जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी उसके अंदर हर जिले में हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी पीजीआई लखनऊ के अंदर आप देखिएगा 20 टन का हमने ऑक्सीजन प्लांट अभी 7 दिन के अंदर जनरेट किया है। ऑक्सीजन की जो बनाया जा रहा है वो 40 टन है और इस समय में 60 टन से ऊपर की आवश्यकता है जिसको कि पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार लगी हुई है। हर हॉस्पिटल के अंदर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी चिकित्सा जो सुविधाएं हैं वो प्रदेश के हर व्यक्ति को मिले। आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा प्रशासन को निर्देश दिया है कि जो भी दिल्ली से या और अन्य स्टेट से, महाराष्ट्र से और अलग अलग स्टेट से जो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं वापस हमारे प्रदेश के नागरिक, उन सभी को पूरी सुविधा अनुसार कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। देखिए, आप दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए एकदम से बिना किसी सूचना के, बिना किसी तैयारी के उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर प्रदेश का नागरिक वापस आ रहा है उसको संभालना भी हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। हम प्रदेश की प्रशासन उस चुनौती पे कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी जो है वो पूरी तरह से चला रहे हैं। हर जिला, हर ब्लॉक, हर तालुका, हर ग्राम के अंदर जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक चल रहा है। और साथ ही साथ जो प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हुए हैं उसके अंदर भी प्रदेश के प्रशासन ने इस बात को तय किया है, कोशिश की है कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कोई परेशानी ना हो। इसके प्रति योगी आदित्यनाथ जी की प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और प्रदेश के नागरिकों के साथ खड़ी है। जी, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है, पिछले साल कोरोना की शुरुआत हुई थी, पहली वेव जब आई थी तब किसी को नहीं पता था इस महामारी के बारे में, इस बीमारी के बारे में, संक्रमण के बारे में। अब व्यवस्थाएं नाकाफी क्यों पड़ रही हैं? क्या पहले से ही तैयारियों को नहीं किया जाना चाहिए था अगर ये लग रहा था? क्योंकि बाकी देशों में हमने देखा दूसरी वेव आई और किस तरीके से कंडीशन वहां की रही ये हम सबके सामने था। तो क्या पहले से ही तैयारियां नहीं की गई थी कि अगर सेकेंड वेव आती है तो हमारी तैयारियां पहले से हों, ताकि जो अब अव्यवस्थाएं अस्पताल में हैं, अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो? सूर्य जी। पराग जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। इस प्रश्न के लिए आवाज आ रही है आपको मेरी, पराग जी? हाँ, आपको जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। हाँ,
मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पराग जी, जो पिछले साल जो ये आपदा मानव जाति पे आई है पिछले साल से, एक तो ये पहली बार ऐसा एक वायरस इस मानव जाति के ऊपर हमला कर रहा है जहां पर कि मानवता को ही पूरी तरह से खतरा है। ये वायरस हवा में फैल रहा है, ये वायरस थूकने से फैल रहा है, खांसने से फैल रहा है, इसको जो है कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रदेश की सरकार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि प्रदेश की सरकार ने पिछली बार जो है जो आपदा आई थी उसमें जो परिस्थिति हुई थी उससे क्या सबक लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने इससे बहुत बड़ा सबक लिया, क्योंकि प्रदेश में पहले जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली थी उस समय प्रदेश की स्थिति एक प्रकार से बंद गाड़ी की तरह थी, बंद मकान की तरह थी, जहां पर कि हर चीज बिखरी हुई थी, हर चीज टूटी हुई थी। प्रदेश में जब से प्रशासन भाजपा का आया है उसके बाद से गुंडा राज पे कंट्रोल किया गया है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, हॉस्पिटल्स को नया बनाया गया है, क्यों नहीं भरपूर रही? उनका सर अब सवाल अस्पतालों का है, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब सवाल अस्पतालों का है, मरीज क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, क्यों उनको व्यवस्थाएं भरपूर नहीं मिल पा रही? आप मेरी बात तो सुनेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं हर रोज 25,000, 30,000, 35,000 के रूप में जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वो प्रदेश के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है, और उसके लिए भी प्रदेश सरकार अपने लेवल पे कार्य कर रही है। आपको बताना चाहता हूं कि और जो राज्य हैं उनसे अच्छा परफॉर्मेंस इस समय प्रदेश के अंदर है। हर जिले के अंदर जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, जो दवाई है उसके लिए भी इंश्योर किया जा रहा है कि प्रदेश के हर जिले के अंदर वो दवाई मिले। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास, ठीक है लौटूंगा आपके साथ। डॉक्टर जितेंद्र, अभी की स्थिति को लेकर आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि सर कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिम्टोमेटिक हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, घर पर आइसोलेट हैं, तो उनको क्या इलाज मिले, तो इन तमाम बातों को लेकर लोगों का कंफ्यूजन आप दूर कैसे करेंगे डॉक्टर जितेंद्र? देखिए अभी की परिस्थितियों पे मेरा लोगों से यही कहना है, सजग रहे पर भयभीत ना हो। जी, सजग रहना एक अलग चीज है और पैनिक करना एक अलग चीज है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें, रिश्तेदारों के कॉल कम से कम अटेंड करें, आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा। जी, आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है या जिस भी डॉक्टर के आप कंसल्ट में हैं, केवल और केवल उसी की बात माने। और वेबसाइट्स पे भी आपको जो ऑथेंटिक मेडिकल प्रूवन वेबसाइट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स हैं, उन पे जो अपडेट हैं केवल उन पे विश्वास करें। देखिए अभी की परिस्थितियां बहुत ही आप समझ लीजिए कि अनप्रिडिक्टेबल या अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हैं। जी, ऐसी 100 साल में नहीं हुई थी, हमें इसका तजुर्बा नहीं है, हमारी जनरेशन को इसका तजुर्बा नहीं है। जी, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां कभी अपने हाथ में नहीं होती, हम उनका सामना कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 94 ऑक्सीजन पे घबराहट के मारे अस्पताल में भाग के एडमिट हो रहे हैं। मेरी सलाह है, पल्स ऑक्सीमीटर कोई इतनी महंगी आइटम नहीं रह गई है, प्लीज अपने पास घर पे रखिए। जब तक आपको अस्पताल जाने की एब्सोल्यूट आवश्यकता ना हो तब तक कृपया अस्पताल जाने का पैनिक बटन मत दबाएं। जी, सिस्टम, रिसोर्सेज सब अंडर प्रेशर हैं। और ये आप समझिए एक तरह से युद्ध की स्थिति जिस तरह से क्रिएट होती है, जैसा कि वॉर सिचुएशन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि जो बच सकता है उसे बचाएं। लिमिटेड रिसोर्सेज में प्लीज रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करें। देखिए हिंदुस्तान में ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम है, जिसकी जान पहचान है वो पहले पहुंच जाता है, ये एक नोन सिस्टम है। पर अपनी जान पहचान के सिस्टम से किसी जरूरतमंद आदमी के बेड पे कब्जा ना करें। जी, जो लोग जिनको अति आवश्यकता है केवल वही अस्पताल के लिए जाएं और कृपया संयम रखें। कुछ गाइडलाइंस इशू हुई हैं, 90 से नीचे ऑक्सीजन जाए तब आप अस्पताल में एडमिट होने के लिए लायबिल हैं। जी, आपको ऑक्सीजन लेवल या सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कोई बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं या ओल्ड एज है, इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पहले पड़ती है। जी, तो कृपया यही लोग जाएं। यंग मेल लोग केवल घबराहट में इधर इनका सुन लिया, पहली बात। दूसरी चीज ये है, कभी किसी दूसरे पेशेंट के ट्रीटमेंट से अपने ट्रीटमेंट को कंपेयर ना करें। जी, ये बड़ी बात आपने कही है। हम लोग डॉक्टर फेटर्निटी, हर आदमी अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल, अपने आप में एक अलग बॉडी है, जिसके साथ हमें अलग तरीके से व्यवहार करना होता है। हमने जो ट्रीटमेंट एक आदमी को दिया वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता।
इसीलिए दूसरा आदमी ये कहे कि साहब फला को आपने ये ट्रीटमेंट दिया इसलिए मुझे इस ट्रीटमेंट की तुरंत जरूरत है, ये गलत है। केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ये डिसीजन लें कि आपको अस्पताल जाना है या नहीं जाना है जी। और जी, रिसोर्सेज को कम से कम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। जी ठीक है, ठीक है सर, मैं आपके पास पहुंचूंगा। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं राहुल मिश्रा जी। राहुल मिश्रा जी, सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी सारी तस्वीरें, वीडियोस, जानकारियां वायरल हो रही हैं। कई ऐसी अफवाहें भी होती हैं जिन पर लोग यकीन करते हैं और पैनिक क्रिएट होता है। इन सब से कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जब से ये कोविड वायरस आया है तब से कोविड-19 या कोविड, इससे रिलेटेड बहुत सारे नए डोमेन बुक हुए हैं जिनके थ्रू बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो कभी भी कोई भी डोमेन पे अगर आप देखते हैं कोई कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है तो उस पर तुरंत बिलीव ना करें। जो WHO का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू जो कंटेंट रिलीज किया जा रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो कंटेंट फ्लोट किया जा रहा है उसी पे बिलीव करें। अदरवाइज अगर आप कोविड-19 से रिलेटेड कोई डोमेन देखते हैं और उस बात पे ट्रस्ट करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होने के भी चांसेस हैं। जैसे रैंसमवेयर्स आजकल बहुत सारे लोगों को भेजे जा रहे हैं कोविड-19 के नाम पे। मतलब आपके मेल बॉक्स में एक मेल आ रहा होगा जिसपे कोविड-19 रिलेटेड गाइडलाइन लिखी होगी। अगर आप उस ईमेल को ओपन करते हैं, जो अटैचमेंट है उसको डाउनलोड करते हैं, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपका पूरा डेटा इनक्रिप्ट हो जाए और अगला बंदा आपसे बिटकॉइन में पैसे डिमांड कर रहा हो उस पर्टिकुलर डेटा को आपको वापस करने के लिए। तो जो भी अननोन लिंक्स हैं उनको ओपन करने से बचें। दोनों ही चीजों पे मैं ये बात सजेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आप व्हाट्सएप पे बात करें या आपके मेल पे आए या आपके सिस्टम पे आए। अगर आप इन चीजों को अवॉइड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका शिकार हो सकते हैं। और कई बार आजकल लोग, जैसे ऑक्सीजन की कमी अभी लखनऊ में चल रही है तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे ओलेक्स पे और 25,000 30,000 रुपए डिमांड कर रहे होंगे। हो सकता है आप उन्हें पेमेंट कर दें और बाद में आपको कोई भी सिलेंडर ना मिले। तो ऐसी बातों पे ट्रस्ट ना करें। अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कोई बंदा आपसे पैसे डिमांड कर रहा है तो ये इंश्योर कर लें कि आपको हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, इसके बाद ही पेमेंट करें, ना कि आप ओलेक्स पे ट्रस्ट करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगे। क्योंकि अभी 2-3 दिन में मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जिसमें इस तरह की चीजें हुई हैं। लोगों ने पेमेंट कर दिया और बाद में उनको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है और अगले बंदे ने फोन पिक करना बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिए। तो इन बातों से भी सतर्क होने की जरूरत है कि आप जो ट्रस्टेड लोग हैं, जो इस पर्टिकुलर चीज के सप्लायर्स हैं, उन तक ही पहुंचे और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो चल रहे हैं उन पे ट्रस्ट ना करें। ठीक है, नवलकांत सिन्हा जी, आपने तीनों लोगों को सुना। बीजेपी की तरफ से सूर्या जी ने अपनी बात को रखा, जो इंतजाम है उनको लेकर, तैयारी को लेकर उन्होंने बताया। एक डॉक्टर होने के नाते जितेंद्र जी ने बताया कि कैसे लोग सावधान रहें और कैसे दवाइयों को इस्तेमाल करें, कैसे डॉक्टर्स की सलाह लें। साइबर एक्सपर्ट होने के नाते राहुल जी ने बताया कि कैसे हमें सोशल मीडिया से सावधान रहना है, अफवाहों से दूर रहना है और किसी भी फ्रॉड के झांसे में नहीं आना है। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इन सब परिस्थितियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे लोग जागरूक हों? जो डॉक्टर जितेंद्र बात कर रहे थे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कोई भी बीमारी जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और कोई भी व्यक्ति अगर वो डॉक्टर नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके पास जो ये गूगल जैसा अस्त्र आ गया है वो खतरनाक है। वहां पे तमाम तरह की, जैसे साइबर एक्सपर्ट बता रहे थे कि तमाम तरह की गलत जानकारियां भी होती है। व्हाट्सएप की दोस्ती आप जानते हैं किस तरह से मुसीबत पैदा करती है। तो हमको कोई जो सही ट्रीटमेंट दे सकता है, सही दिशा बता सकता है, वो है डॉक्टर। तो हमको सीधे सीधे डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए और जो सरकार की सलाह आ रही है उसके आधार पे ही काम करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहर है, इसमें खासतौर से लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो एग्जॉस्ट होती थी, यानी कि सुविधाएं कम है और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति है जो 55 साल का है, अब अगर उसको कोरोना हो गया तो उसके घर वाले घबरा जाते हैं, उसको जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि उसको एडमिट करा दें। तो एक अगर उनकी जरूरत नहीं है तो एक बिला वजह एक बेड वहां पर फंसता है और क्योंकि वो रसूखदार है
हैं, पावरफुल लोग हैं, तो वो दबाव बना के एडमिट करवाने में कामयाब होते हैं, या जबरदस्ती किसी के कोई बीमारी नहीं। मैं ऐसे लोग को बहुत सारे जानता हूँ जिन्होंने लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कहीं से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए। मेरे तो फोन मेरे पास इस तरह के है कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से मिल सकता है। हमने कहा क्या कोरोना किसको हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो बताया नहीं भी कोई हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि शहर में मिल नहीं रहा है उस वजह से रख ले। तो ऐसी चीजें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। आप देखे होंगे कि व्हाट्सएप में आजकल एक मैसेज चल रहा है कि जो ऑक्सीजन बनाने की पोर्टेबल मशीन है वो अमेजोन पे या तमाम वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो उसको मंगवा के रख सकते हैं 30-40 हजार रुपए की। तो इस तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डॉक्टर नहीं इलाज करता, आप बीमार स्थिति में है, तो कोई भी मशीन, कोई भी ऑक्सीजन आपको बचा नहीं पाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो तमाम टीवी चैनल, अखबार में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उनकी बात सुने, उसके आधार पर फैसला लें, या अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिला वजह पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते हमारे पास केवल एक शस्त्र है, वो शस्त्र है कि जितने भी नियम बताए गए हैं, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, उसका हमको पालन करना है। सरकार को मजबूर होके इस तरह के जैसे जो वीकली लॉकडाउन लग रहा है, वो मजबूर होकर निर्णय लेने पड़ते हैं और काम हम सब प्रभावित होते हैं। तो हमको जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए और पैनिक नहीं हो। पैनिक होने से क्या हो रहा है कि जो जरूरतमंद हैं वो घर में रह जा रहे हैं, जिनको इलाज की जरूरत नहीं है वो अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं, जिनके घर में कोई बीमार नहीं है उनके घर ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो इन समस्याओं से हम सबको बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि देखिए इसी बात का जिक्र डॉक्टर जितेंद्र जी भी कर रहे थे। तो सूर्या जी, देखिए मेरा सवाल ये है कि पैनिक लोग इसलिए हो रहे हैं कि मारामारी लोगों को लग रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा पैनिक क्रिएट ना हो, इसको लेकर लोगों तक ये बात कैसे पहुंचे, कैसे लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि अगर आपकी जरूरत अस्पताल नहीं है तो आपको घर पर रहना है, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो आपको आगे का नहीं सोचना है, आपको आगे ऑक्सीजन मिलेगी, डॉक्टर आपको जो भी इलाज होगा वो देंगे। तो इन बातों को कैसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है, सरकार की तरफ से किस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, या फिर किस तरह प्रशासन को ब्रीफ किया जा रहा है इस बारे में? देखिए पराग जी, इस समय में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से समाज में जागरूकता जो है फैलाने में लगा। यदि आपको हल्के सिम्टम्स है तो आप होम आइसोलेशन कर सकते हैं, साथ साथ आप जो फिजिशियंस हैं उनके संपर्क में आ सकते हैं, और यदि आप ज्यादा ही इमरजेंसी आ गया है तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। इसमें मैं आप सब मीडिया का भी आह्वान करना चाहता हूं और साथ ही साथ समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग का भी आह्वान करना चाहता हूं, जैसा कि अभी पत्रकार साहब ने बताया सबने कि किस प्रकार की चीजें फैल रही हैं। ये पैनिक है, ये समाज के कुछ अवांछनीय तत्व हैं जो इस चीज को फैला रहे हैं। इस पे रोकथाम करने के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज को भी एकजुट होना पड़ेगा, और समाज के साथ साथ तो सभी पार्टियों को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गैर राजनीतिक रूप से इस समय समाज का कार्य करना है। हम लोगों ने प्रशासन की सहायता करनी है। कोई भी गलत व्यक्ति गलत बात करता है तो उसको उचित कार्रवाई उसके ऊपर प्रशासन कर रहा है, और आपके भी नजर में यदि कोई गलत काम करता हुआ पाया जाता है या आपको जानकारी मिलती है कि यदि कोई गलत अफवाहें फैला रहा है तो आप प्रशासन को जानकारी दीजिए। साथ ही साथ प्रशासन अपने लेवल पे पूरी तरह से सजग है। आपने देखा होगा कि आज भी हमने आपदा एक्ट के अंदर एक और अमेंडमेंट किया है, 10वां अमेंडमेंट, जिसके अंदर थूकने के ऊपर भी पब्लिक प्लेस पे स्पीचिंग करने के ऊपर भी 500 रुपए का हमने चालान किया है। पहली बार मास्क ना लगाने वाले के ऊपर 1000 रुपए है। उसके बाद यदि वो दोबारा से पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपए का चालान करने की उसके ऊपर ये भी अमेंडमेंट किया गया है। प्रदेश सरकार अपने हर वो कदम उठा रही है जिससे कि प्रदेश के नागरिकों को इस कोरोना आपदा से बचाव किया जा सके। हर जिले के अंदर एक ऑक्सीजन जो है प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है। 10 प्लांट अगले 15 दिन के अंदर वर्किंग हो जाएंगे, जिससे कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन कमी नहीं रहेगी। लगातार हम लोग कोविड के आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये जो आपदा आई है इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका एक ही बचाव है जो है कि वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश की सरकार ने अपने जितने भी कार्य हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण शक्ति के साथ कर रहे हैं। हर जिले के हर तालुका, हर ब्लॉक, हर गांव, हर ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन हो रहा है, और कोशिश है कि आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है
वैक्सीनेशन का वो पूरा हो जाए। और 1 मई से आपके माध्यम से एक बात और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि ये जो समय है, ये समय है प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, और साथ ही साथ जो कोविड गाइडलाइंस सरकार ने दी है उनको पूरी तरह से पालन करने का। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के मेरे भाई बहन हैं वो सब भी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि एंटीबॉडी जनरेट हो सके और हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र, अगला सवाल मेरा सर ये है कि अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनमें सिम्टम भरपूर हैं लेकिन उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हमने पिछली वेब में देखे थे जिनको कोई सिम्टम नहीं था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, तो क्या ये और ज्यादा खतरनाक रूप में इस बार कोरोना वायरस आया है लौटकर, और आगे की सिचुएशन आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैं थोड़ा सा नेटवर्क के इशू के कारण आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया जी, पर जहां तक मेरा अंदाजा आप यही पूछना चाह रहे हैं कि जो आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है जी 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 और पेशेंट अपने सिम्टम्स लिए हुए है जी, ये कहां तक गंभीर है? जी जी जी, तो देखिए, ऐसा है कि वायरस म्यूटेट करता रहता है, ये उसकी अपनी एक टेंडेंसी है, नोन टेंडेंसी है जी, और ये जितनी भी जांच है, ये जो किट्स बनती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा वेरिएंट है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस बीमारी से ग्रसित हैं पर आपकी जांच में नहीं आ रहा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आरटीपीसीआर ही इकलौता ऐसा टूल नहीं है जो ये डिक्लेयर करे कि आप कोविड से ग्रसित हैं जी। आखिर सरकार ने भी अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि जिन लोगों को सिम्टम्स हैं, जिनके सीटी स्कैन में कुछ चेंजेस हैं, ब्लड में रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस हैं, जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं पर आरटीपीसीआर नेगेटिव है, उनको भी कोविड का पेशेंट माना जाएगा। जी जी। तो देखिए, सिर्फ देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, इस टाइम एट प्रेजेंट सिनेरियो जो कंट्री का है जी, उसमें हर आदमी को ये मान के चलना है कि अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, हर सर्दी जुकाम का पेशेंट कोविड का हो सकता है, लेकिन हर पेशेंट उतना सीरियस है, उतना गंभीर है, उसको भाग के अस्पताल में जाना है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जी। अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद भी हर मरीज को भर्ती होने की जरूरत नहीं है, हर मरीज उतना गंभीर नहीं है। हर मरीज को एंटीवायरल ड्रग्स जो कि कोविड में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जरूरी नहीं है कि दी जाएं। जी, ठीक है ना जी, ठीक है। ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्तर पे है, और इसका डिसीजन कृपया व्हाट्सएप और रिश्तेदारों के थ्रू न ले, बिल्कुल, इसका डिसीजन पूरी तरह से डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। जी, ठीक है। एक सवाल जितेंद्र जी मेरा इसमें यह भी है कि रेमडेसिविर को लेकर हमने देखा कि किस तरह से कालाबाजारी तक की वहां पर नौबत आ गई, कई जगह से ऐसे इंजेक्शन पकड़े गए, कई जगह से नकली इंजेक्शन पकड़े गए और लोगों तक नहीं मिल पा रहा था। लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार थे कि कैसे भी करके एक डोज मिल जाए। तो ये कितना कारगर है? क्या इसी को गेम चेंजर माना जाएगा या फिर ये उतना कारगर नहीं है जिसके लिए इतनी भागम भाग लोग कर रहे हैं? देखिए, जहां तक रेमडेसिविर की बात है, दवाई बिल्कुल कारगर है जी, कोरोना में काफी मदद करती है, लेकिन फिर मेरी आपसे यही गुजारिश है कि किसको दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है। सिर्फ पैनिक में आकर के कि साहब मेरा कोविड पॉजिटिव है, मेरी जान बड़ी कीमती है, भले इंजेक्शन चाहे जितने लगा दिए, कृपया ये काम ना करें जी। ये और देखिए, ये जब बाढ़ आती है, मैंने आपके पिछले शो में कहा, जब बाढ़ आती है तो बंदे टूटते हैं, कोई बंदा उसको संभाल नहीं पाता जी। जिस नंबर ऑफ पेशेंट और रेमडेसिविर का जितना प्रोडक्शन है वो मैच नहीं कर रहा था, जिसको कि अब बढ़ाया जा रहा है और मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर वो चीज भी जो शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उम्मीद सर लेकिन इस शॉर्टेज के चलते आप पैनिक ना करें। पब्लिक केवल ये मीडिया के थ्रू ये जान पाती है या व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कि रेमडेसिविर की बहुत शॉर्टेज है और अगर मुझको कोविड हो गया तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझको रेमडेसिविर नहीं मिलेगा जी। 100 पेशेंट अगर कोविड-19 से ग्रसित होते हैं तो हार्डली 2 को रेमडेसिविर की जरूरत है जी। 2%, 2.5% से ज्यादा पेशेंट को जरूरत नहीं है जी। तो इसलिए इसको लेकर के, इसकी शॉर्टेज को लेकर के कृपया पैनिक ना करें। और जो इसके दाम बढ़े हैं, कालाबाजारी हुई है, उसके पीछे पब्लिक का पैनिक बहुत बड़ा और ये अफवाहों का बाजार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है राहुल मिश्रा जी, ये अफवाहों का बाजार सोशल मीडिया के जरिए गर्म होता है,
जाहिर तौर पर सोशल मीडिया का आज युग है और कितनी आगे तक हम बढ़ गए हैं, मगर आप मानते हैं कि अगर इसके फायदे हैं तो इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी लोगों को झेलने पड़ते हैं? राहुल जी। समझ पाए तो वो ऑफकोर्स हमारे लिए नुकसान का एक सबब हो सकता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो व्हाट्सएप पे आपको विजिबल हो रहा है आप उस पर तुरंत ट्रस्ट कर लेते हो या अगले की बात में कन्विंस हो जाते हो, तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कई बार आपको देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कई बार लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे मिल रहा है, वो लिख पे तुरंत मिल जाएगा 10,000 रुपए में। अब आपसे उसने कहा कि अब अभी मैं आपको 1 घंटे बाद दूंगा, लेकिन आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। अब आपने इस लालच में तुरंत एडवांस पेमेंट कर दिया कि ये बंदा मुझे दे रहा है, बाकी और कोई नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपका पैसा कहीं ना कहीं वहां पे स्टक हो जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं, जब जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको व्हाट्सएप पे विश्वास नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा, लोग घरेलू नुस्खे आपको बता देंगे कि ये करिए वो करिए, और जो ओरिजिनल चीज है वो ना करके आप जो फेक चीजें आपके पास आ रही है उस पर बिलीव कर ले रहे हो। कई बार आप देखेंगे व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे इलाज की चीजें आपको दिख रही होती हैं कि आप ये तरीका अपनाइए, आपको कोविड कभी नहीं होगा, आप बिना मास्क के घूमिए, ये तरीका अपना लीजिए, और बहुत सारे लोग इन बातों पे बिलीव करने लगते हैं। तो मेरा सबसे ये सजेशन है कि सबसे पहले आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते हैं उसको वॉच करिए, बजाय इसके कि व्हाट्सएप पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है या फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति अपनी राय रख रहा है। तो अगर आप सबकी राय पे जाने लगेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बंदा सही बोल रहा है और कौन सा झूठ बोल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी फेक मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसमें एक प्रोविजन है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप ऐसा कोई भी फेक कंटेंट किसी को फॉरवर्ड करते हैं, या जैसा आजकल लोग ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, आप अपने घर में सारा सामान जमा कर लें। तो ये सब कुछ अगर इस तरह के फेक मैसेजेस या र्यूमर्स कोई भी फैलाता है तो 1 साल तक की सजा इसमें हो सकती है, 1 साल तक की जेल हो सकती है। और कई जगह पे ऐसे केसेस रजिस्टर भी किए गए हैं रिसेंटली। इस वजह से मैं लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी मैसेज जो आपको आगे से फॉरवर्ड होकर के आता है उसको तुरंत ही फॉरवर्ड ना करने लग जाए, किसी ग्रुप में शेयर ना करने लग जाए, अदरवाइज आप भी एक साइबर क्राइम कर रहे होंगे और आपको भी इसकी सजा मिल सकती है। ठीक है सर, क्योंकि नवलकांत जी, सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। चाहे हम कोरोना से बचने की जागरूकता की बात करें, संक्रमण से बचने की हम जागरूकता की बात करें, और जागरूकता की ये भी हम बात करें कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है, मास्क हमें लगाना है, खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। चाहे हम सोशल मीडिया की जागरूकता की बात करें, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक पैनिक क्रिएट होता रहेगा और व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में तब्दील होती रहेंगी। यह निश्चित रूप से अफवाह हमेशा नुकसानदायक रहती है, और खासतौर से जब इस तरह की महामारी फैलती है, वो सैकड़ों साल से ऐसा होता आ रहा है जब सोशल मीडिया नहीं भी होता था। लेकिन देखिए, एक सत्य ये भी है जिसपे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, वो है असुविधाएं। यानी कि जो सरकारी स्तर पे सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही हैं। कई जरूरतमंद मरीज हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ बेड ही नहीं खाली है, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी बेड नहीं खाली है। इसके अलावा जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि जिसकी वजह से पैनिक हो रहा है। लोग सुन रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत थी और उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, अमुक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत थी, वो भर्ती नहीं हुआ, उससे लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो रही है। तो इस घबराहट को दूर करने का उपाय सरकार को करना चाहिए। जितने भी जो DRDO के हॉस्पिटल जैसे लखनऊ में चालू होने थे, वो जब चालू होंगे या बेड की पर्याप्त व्यवस्था होगी तो ये तनाव कम होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है लखनऊ में। देखिए, यहाँ पे इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ है कि हर फैमिली में हर व्यक्ति के
किसी न किसी जानने वालों को कोरोना है और उनके जो अनुभव है वो जब शेयर करते हैं तो उससे घबराहट बढ़ती है और ये घबराहट पैनिक में कन्वर्ट होती है। तो इसको जो सरकार के लोग हैं उनको सोचना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार काम कर रहे हैं। पिछले जब से कोरोना फैला उससे पहले से लेके काम कर रहे हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं तो हुई हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये बड़ी बात है। और सूरज जी, ये सीधा सवाल आपसे भी होना चाहिए। टीम 11 के साथ लगातार मुख्यमंत्री चर्चा कर भी रहे हैं और जैसा कि जिक्र अभी नवलकांत जी भी कर रहे थे कि खुद सीएम कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से लगातार जुड़ रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब व्यवस्थाएं तो फैली हैं, क्या कुछ आगे किया जा रहा है, किस तरह की आगे रणनीति बनाई जा रही है स्वास्थ्य के प्रति खासकर, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अभी जिस तरह से पैनिक लोगों में क्रिएट हुआ या फिर जो एक अविश्वास की भावना लोगों के अंदर आई, जिनको जरूरत थी बेडों की उनको बेड नहीं मिल पाए, कई लोग एम्बुलेंस में पड़े पड़े ही उन लोगों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद किस तरीके से कतारें अस्पतालों के बाहर लगती हुई नजर आई वो भी सबने देखा। तो क्या कुछ ठोस रणनीतियां बनाई जा रही है ताकि आगे ऐसी सिचुएशन ना बने और स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं? सूर्या जी। उससे पहले समझने की एक आप चेष्टा कीजिए, जैसे कि हमारे मित्र ने बताया कि लखनऊ के अंदर कोरोना महामारी इस समय बहुत ही बड़े विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। हर घर के अंदर कोई ना कहीं परेशानी आई है। तो आप इस चीज को खुद ही महसूस कर सकते हैं कि इसका विकराल रूप कितना है। और हमारे जो संसाधन हैं, हमारे संसाधन, यदि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं इस विषय पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 70 साल से सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस देश के अंदर सिर्फ 2 एम्स थे जो कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने बनाए हैं। उसके अलावा जो बाकी 22 एम्स इस समय भारतीय जनता पार्टी की या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई या उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रदेश के अंदर की जो आपने बताया कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये कतारें जो हैं ये पैनिक की वजह से भी लगी हुई हैं। जैसे यदि कोरोना पॉजिटिव हो गए, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ गई, उसके बाद उनको लगता है कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना है, किसी भी हाल में मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं। जबकि यदि वो होम आइसोलेशन करें, अगर उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक है, अगर वो फिजिशियन से परामर्श करते रहे तो वो घर में ही आराम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में कतारें लग रही हैं। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार संकल्पबद्ध है हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा देने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी लगातार 18 घंटे से 20 घंटे तक प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने कोरोना फंड में अपने अपने विधायक फंड से जो है करोड़ों रुपया दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ हर जिले के अंदर एक ऑक्सीजन का जो है हम प्लांट लगाने जा रहे हैं। अगले 15 दिन के अंदर 10 प्लांट अपडेट हो जाएंगे। आज भी जिस लखनऊ की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत परेशानी थी, वहां पर एक 20 टन का इस समय में एक नया प्लांट चालू हो गया है। पहले 36,000 सिलेंडर्स की आवश्यकता हो रही थी, जो यकायक बढ़ के 70,000 सिलेंडर्स हो गई है। उसको भी प्रदेश सरकार मैच कर रही है। हर स्टेज पे प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपने नागरिकों को जो है पूर्ण सुविधाएं दे सके। इसके लिए जनता को भी और अन्य दलों को सबको साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रदेश की बात नहीं है, ये मानव जाति की बात है। और आपको बताना चाहता हूं कि जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है उसके ऊपर भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। तो एक ऐसा वायरस जिसकी कोई जानकारी नहीं है, एक ऐसा हमला जो कि समझ नहीं आ रहा है, कभी 25,000 होते हैं फिर सीधे वो 40-35,000 पहुंच रहे हैं। तो इस पे हमें भी समझना पड़ेगा। जिनको आवश्यकता है चिकित्सा की, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिनको आवश्यकता है, जिनकी स्थिति क्रिटिकल है, वही लोग हॉस्पिटल जाए। बाकी जो हो सकता है वो होम आइसोलेशन में रहे। प्रदेश सरकार के जो चिकित्सक है आपसे संपर्क में है, आप चाहे तो हमारी हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। 24 घंटे प्रदेश सरकार आपके लिए सेवा में हाजिर है, आप सहयोग कीजिए। ठीक है डॉक्टर जितेंद्र, क्योंकि वैक्सीनेशन का जिक्र अभी सूर्या जी कर रहे थे, इसी को लेकर मेरा सवाल ये है कि ऐसे भी केस हमने सर देखे हैं जिनको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं, उसके बाद भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब लोगों के जहन में सवाल ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव हैं, तो ये कितना प्रभाव वैक्सीन के बाद कोरोना डाल सकता है किसी की भी बॉडी पर, या फिर कितना ये और ज्यादा खतरनाक है, या फिर खतरनाक कम है वैक्सीन के बाद? इसको लेकर आप क्या कहेंगे लोगों के लिए? तो
अपना प्रश्न रिपीट कर देंगे सर, जरा थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से सुनाई नहीं जी पड़ा। डॉक्टर जितेंद्र, सवाल ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो वो कितना घातक है? वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, अगर उसको सिम्टम है, टेस्ट कराने पर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है, वैक्सीनेशन के बाद भी, दोनों डोज लेने के बाद भी, इसको लेकर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि अगर वैक्सीन ले ली उसके बाद फिर कोरोना क्यों? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी अगर आदमी पॉजिटिव आता है जी तो वो बिल्कुल भी घातक नहीं है, बल्कि उल्टा है कि बीमारी की सीवियरिटी, बीमारी की गंभीरता और कम हो जाती है। जी अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होता तो हो सकता है कि वो ज्यादा गंभीर बीमारी के रूप में कन्वर्ट होता। जी लेकिन चूंकि वो वैक्सीनेटेड है, आदमी को ये मान के चलना चाहिए कि चूंकि वो वैक्सीनेटेड है और उसके बाद भी अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो ये वैक्सीनेशन उसकी बीमारी की गंभीरता के स्तर को काफी नीचे लेके जाता है। यानी अगर वैक्सीन के बाद कोई पॉजिटिव आता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो घर पर रहकर अपना इलाज कर सकता है होम आइसोलेशन में। वैक्सीन के बाद पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन हैं, मैक्सिमम एफिकेसी 80% तक की है। जी 20% लोग वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके शरीर में वैक्सीन के काम करने के तरीके को समझिए। वैक्सीन आपके शरीर में उस बीमारी का एक पहले से एक कंट्रोल रूप से एक ट्रिगर होता है, जिससे आपकी बॉडी का रिस्पांस पहले से तैयार होता है। इस खतरे के लिए आप पहले से तैयार हैं, वो फिर खतरा नहीं रह जाता। आपदा होती है जब वो बगैर बताए आती है। तो जब जिस शरीर को पहले से पता है कि ऐसी कोई चीज मेरे ऊपर हमला कर सकती है और वो उसके लिए तैयार है, तो आप एक कॉमन सेंस से मान के चलिए कि उसकी गंभीरता पहले से कहीं कम होगी। जी इसलिए पब्लिक में अगर कोई भी मिसकंसेप्शन है या कोई अफवाह फैलाई गई है या अफवाह किसी वजह से फैल गई है जी तो उसको खत्म करने की जरूरत है। और इसमें हमको और आपको दोनों लोगों को मिलके, हमारी फर्टिलिटी को पूरा जोर लगा के लोगों को बताना पड़ेगा। और मीडिया हाउसेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट कर सके। इस बात को एक कॉमन सेंस से समझिए कि जिस शरीर को पहले से बता दिया गया कि ऐसा कुछ तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है, उस शरीर ने उसकी तैयारी कर रखी है। और अगर हमला होता है तो वो हमला हमेशा कम होगा। यानी हम इसको माने कि अगर हम युद्ध के लिए तैयार हैं और अगर युद्ध हम पर आता है तो हम जीत लेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसको लेकर लोगों के मन में असमंजस बना हुआ था। कई लोग, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा किस तरह से वैक्सीन को लेकर भी इस राजनीति हुई और लोगों के मन में भ्रम आया कि वैक्सीन क्या उतनी कारगर साबित होगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही मानी जाए कि अगर वैक्सीन के बाद आप पॉजिटिव होते हैं तो घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यंगस्टर्स को इस बार ज्यादा कोरोना प्रभावित कर रहा है। पिछली बार में देखा बुजुर्गों में ज्यादा इसका असर था, लेकिन अब नौजवान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज आपसे रिक्वेस्ट, मैं सवाल शायद आपका मिस कर गया जी नेटवर्क की वजह से। जी पर मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक अपील है हमारी फैटर्निटी की तरफ से कि मैक्सिमम लोग प्लीज आ करके अपना वैक्सीनेशन लें अपने टाइम पे। जी हमारे टारगेट मीट नहीं हो रहे हैं। सरकार ने जो टारगेट रखे हैं जिस पॉपुलेशन के लिए, वो मीट नहीं हो रहे हैं। अब तो 18 से ऊपर अलाउ हो गया है। 18 से ऊपर अलाउ हो गया है। यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे ज्यादा वनरेबल आज की तारीख में ये यूथ है। इसे ही घर से बाहर निकलना है, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, काम के लिए बाहर जाना है। बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके ये लोग अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें और वैक्सीनेशन के बारे में किसी भी प्रकार की अफवाह को विश्वास में न लाते हुए सरकारी तौर पे दिए गए डाटा और सरकारी वेबसाइट्स पे दिए हुए चीजों पे ही विश्वास करें। ठीक है राहुल मिश्रा जी, लोगों को आप जागरूक कैसे करेंगे? सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करते हैं, आजकल बच्चे के हाथ में फोन है, टैब है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो और लोग भ्रामक जानकारी इस पर ना डालें। क्योंकि सर खुद में अपने आप में एक न्यूज देने का तरीका लोगों के अंदर सोशल मीडिया के जरिए आ गया है। कोई भी खबर होती है फट से उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर हम शेयर कर देते हैं, लेकिन उसकी तथ्यात्मक जानकारी कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे कि एकदम से किसी भी न्यूज पर, किसी भी सोशल मीडिया पर फैल रही जानकारी पर विश्वास ना करें? जी बिल्कुल। अगर आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करेंगे, अगर आप गूगल पे कोविड-19 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, आपको सैकड़ों वेबसाइट दिखेंगी। सैकड़ों तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, करोड़ों वेबसाइट, करोड़ों पेजेस आपको दिखेंगे जहाँ पे अलग अलग डेटा अवेलेबल होगा। बट डिसाइड आपको करना है कि कौन सा डेटा ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिक वही डेटा आप समझिए
जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोविड-19 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो WHO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पे ट्रस्ट करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे ट्रस्ट करिए। जैसे आप आज कोविड-19 के हेल्पलाइन नंबर सर्च करेंगे, आपको सैकड़ों नंबर मिलेंगे इंटरनेट पे, जिसपे अगर आप कॉल करते हैं तो फेक बंदा उस कॉल को एंटरटेन कर रहा होगा और आपसे बोल रहा होगा कि हाँ मैं कोविड-19 हेल्पलाइन से बात कर रहा हूँ, बताइए। और फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड कर रहा होगा, आपको कन्विंस कर रहा होगा कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए, जैसे क्विक सपोर्ट या एनी डेस्क, और आपका पूरा गूगल पे के थ्रू आपका पूरा पैसा जो अकाउंट में रखा हुआ है वो खर्च कर डालेगा। तो कभी भी जो कस्टमर केयर के नंबर्स आप सर्च कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर सर्च कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए सर्च कर रहे हैं या बेड्स के लिए हॉस्पिटल्स के नंबर सर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी कई बार फेक नंबर और ऐसे फेक एजेंट्स के नंबर आपको विजिबल होंगे गूगल पे। उस पे आप कॉल करने से पहले ये इंश्योर करें कि जिस हॉस्पिटल में आपको बात करना है आप उस हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ही कोई कम्युनिकेशन करें। और कोई व्यक्ति अगर पैसे के लेन देन को कहता है तो अपना दिमाग खुला रखें कि आप किसको अमाउंट पे करने जा रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक पर्सन है। अगर आपको अमाउंट पे करना है तो डायरेक्टली हॉस्पिटल में फिजिकली सामने होकर के उसको पे करिए, या कभी भी फोन पे ट्रस्ट करके या किसी ने व्हाट्सएप पे आपको नंबर भेजा और आपको पैसे पे करने के लिए कहने लगा, तो उन चीजों पे आपको ट्रस्ट तुरंत नहीं करना चाहिए। और कोई भी न्यूज जो आपके पास आ रही है उसको तुरंत फॉरवर्ड मत करिए, ये जरूर इंश्योर करिए कि वो इन्फॉर्मेशन किस हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारा फेक डेटा फ्लोट हो रहा है आजकल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे आप देखेंगे अलग अलग चीजें, अलग अलग इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है। तो जज आपको करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अदरवाइज उसको अपने पास तक ही रोक दीजिए, जिससे वो जो फेक न्यूज है वो आगे स्प्रेड ना हो। ठीक है नवलकांत मिश्रा जी, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करने की आवश्यकता है और हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, चाहे वो खुद की सेफ्टी को लेकर हम जागरूक हों या फिर हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज इन्हीं बातों का जिक्र मुख्यमंत्री भी कर रहे थे कि जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी मदद की जाए प्रशासनिक तौर पर, साथ ही जिन लोगों को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिन लोगों को डॉक्टर्स की आवश्यकता है, उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर ऐसा है जो सबको प्रभावित कर रहा है। यह निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी है कि जो ये नहीं देख रही है कि पक्ष का नेता है कि विपक्ष का नेता है, आम आदमी है कि बुरा आदमी है, ये किसी को भी चपेट में ले सकती है। और एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में जो हमारे डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट भी हैं, तमाम रिसर्च के बावजूद अभी पूरी तरह से पता नहीं है कि बीमारी कैसी है। इस बीमारी का इलाज कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन ही एक इलाज है। और अब आप देख रहे हैं कि वो अपना रूप बदल के आ रहा है, डबल म्यूटेंट की प्रॉब्लम हो रही है, RT-PCR में लोग निगेटिव आ रहे हैं और जबकि वो पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये एक गंभीर लड़ाई है, इसको गंभीरता से सबको लड़ना होगा। हमारे नागरिक रूप में सबसे बड़ा फर्ज हमको दो ही काम करने हैं, एक तो कोविड के नियमों का पालन करना है और दूसरी बात किसी अफवाह में नहीं फंसना है, डॉक्टर के भरोसे रहना है, तो ईश्वर करना। लेकिन सरकार को भी देखना होगा कि जितनी जरूरत हो उस हिसाब से तेजी से काम करे ताकि लोगों को समुचित इलाज मिल पाए। अगर समुचित इलाज नहीं होता तो उससे भी बहुत बड़ा पैनिक होता है। ठीक है डॉक्टर चेतन, क्योंकि अब समय कम है, मैं एक आखिरी संदेश में चाह रहा हूं कि आप डॉक्टर होने के नाते लोगों को दें, पैनिक क्रिएट ना हो, किस तरह से हम सावधान रहें और जागरूक रहें। एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह आप एक मरीज को सलाह देना चाहेंगे? सर क्या अपना प्रश्न रिपीट करेंगे सर? एक संदेश में चाह रहा हूं डॉक्टर साहब आपके जरिए प्रदेश के तमाम लोगों तक पहुंचे, जो लोग चाहे संक्रमित हैं या फिर नहीं है, क्या संदेश आप एक डॉक्टर होने के नाते इस सिचुएशन को लेकर, कोरोना के हालातों को लेकर आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही संदेश पूरे प्रदेश के वासियों को देना चाहूंगा जी कि सजग रहें, भयभीत ना हो जी। सजग रहने और भयभीत होने में बहुत अंतर है जी। पैनिक की स्थिति मत क्रिएट करिए। हमारा शरीर इस तरह के वायरस को संभालने के लिए बहुत अच्छे स्तर तक पहले ही तैयार रहता है जी। बहुत ही कम परसेंटेज लोग को उस लेवल का कॉम्प्लिकेशन आता है जिस लेवल पे आप डरे हुए। डर का माहौल ज्यादा है, सजग रहें, डरे नहीं, बस मेरा इतना ही कहना है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए। इसके साथ ही राहुल मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत और जानकारी के लिए। नवलकांत सिन्हा जी आपका बहुत शुक्रिया सर अपनी बातों को रखने के लिए। साथ ही सूर्य मैथिल आपका बहुत शुक्रिया अपनी तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए, तैयारियों को बताने के लिए। तो अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है और जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया पर जागरूकता की हम बात करें या फिर संक्रमण से बचने की जागरूकता की बात करें। चलते चलते यही अपील मैं आपसे इंडिया न्यूज के माध्यम से करना चाहूंगा कि आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें। लॉकडाउन से घबराएं नहीं और पैनिक क्रिएट ना करें। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें खुद जिम्मेदारी तय करनी होगी। बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।